और कहते हैं शिकार करने वाले शिकारी को जब खुद के गिरने का एहसास हो तो वो समझौते की भाषा बोलने लगता है। बीजिंग में ट्रंप गर्मजोशी दिखाने की कोशिश भले ही कर रहे हो, लेकिन तेवर ठंडे पड़े हुए हैं। ईरान को घुटनों पर लाने की जिद में अमेरिका खुद चीन के सामने झुकता नजर आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप वॉशिंगटन में बैठकर ईरान पर चाहे जितना गरज लें, लेकिन बीजिंग की मेज पर बैठते ही ड्रैगन के सामने उनकी सारी हेकड़ी गुम होती दिख रही है। ट्रंप साख बचाने गए थे, मगर जिनपिंग ने ताइवान और ईरान के ट्रैप में ऐसा डर दिखाया कि ट्रंप को खाली हाथ लौटना पड़ सकता है। अमेरिका 3T यानी ट्रेड, टेक्नोलॉजी और तेहरान का जो जाल बुनकर बीजिंग गया था, चीन ने उस 3T फॉर्मूले को बदलकर सारी बाजी ही पलट दी। ट्रंप के T3 प्लान के जवाब में जिनपिंग ने भी 3T प्लान बता दिया, जिससे अमेरिका के प्लान पर पानी फिर गया। ट्रंप के 3T प्लान में पहले T का मतलब ट्रेड, दूसरे T का मतलब टेक्नोलॉजी, तीसरे T का मतलब तेहरान था। लेकिन जिनपिंग ने जो 3T दिया, उसमें पहले T को थ्रेट यानी धमकी से बदल दिया, जिसमें कहा गया कि ट्रंप ही युद्ध से उपजे आर्थिक खतरे का निवारण दे, जबकि दूसरे T व्यापार को ताइवान से बदल दिया, जिसमें कहा ताइवान मुद्दे को मिस हैंडल किया तो गंभीर परिणाम होंगे। दरअसल थ्यूसिडाइड्स ट्रैप वो स्थिति है जिसमें एक उभरती हुई महाशक्ति किसी पुरानी स्थापित महाशक्ति को चुनौती देती है और इससे दोनों के बीच बड़ा युद्ध होने की आशंका बहुत बढ़ जाती है, भले ही दोनों युद्ध नहीं चाहते हो। प्राचीन यूनानी इतिहासकार थ्यूसिडाइड्स ने अपनी किताब हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर में इस सिद्धांत का जिक्र किया था। चीन ने ताइवान को लेकर एक बड़ा चक्रव्यूह रचा हुआ है, जिसमें ताइवान की त्रिस्तरीय घेराबंदी की गई है। पहली लेयर 50 से 150 किलोमीटर की है, जिसे दम घोटने वाला घेरा कहा जाता है। इसके जरिए ताइवान स्ट्रेट में हर वक्त निगरानी की जाती है। कोस्ट गार्ड और मैरीटाइम मिलिशिया तैनात रहते हैं। ग्रे जोन में तैनाती से ताइवान को पूरी तरह घेरा गया है। दूसरी लेयर 150 से 500 किलोमीटर की है। इसे हवाई और मिसाइल कवच कहा जाता है। इसमें J-20 फाइटर जेट और S-400 मिसाइल डिफेंस तैनात है। इसके जरिए ताइवान के एयर स्पेस की निगरानी रखी जाती है। तीसरी लेयर 500 से 1000 किलोमीटर तक है, जो रणनीतिक दीवार की तरह है। उसमें कहा गया दोनों देश हॉर्मुज खोलने पर सहमत हैं, साथ ही चीन हॉर्मुज में किसी भी सैन्य तैनाती के खिलाफ है। चीन ने अमेरिका से तेल खरीदने के लिए सहमति जताई है, जिससे हॉर्मुज से सप्लाई पर निर्भरता कम हो सके। तो साउथ चाइना सी में तनाव बढ़ सकता है और इसको लेकर अमेरिकी सैन्य ठिकाने हाई अलर्ट पर हैं। जापान का कडेना एयरबेस चीन से 800 किलोमीटर दूर है, जहां अमेरिका के फाइटर जेट F-15EX, F-35 तैनात हैं, जबकि फिलीपींस में लाओ आग बेस की चीन से दूरी 700 किलोमीटर है, जहां अमेरिका का टाइफॉन मिसाइल सिस्टम और टोमाहॉक मिसाइलें तैनात हैं। ओकिनावा में फुटेनमा मरीन स्टेशन भी अलर्ट पर है, जिसकी चीन से दूरी 600 किलोमीटर है, जहां हाइमार्स रॉकेट सिस्टम और F-35 भी लगाए गए हैं। ताइवान के पास भी 5 से ज्यादा युद्धपोत लगाए गए हैं, जिसकी चीन से दूरी 240 किलोमीटर है। और ट्रंप के चीन जाते ही अमेरिका से खुफिया रिपोर्ट जारी हुई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अब एटम बॉम्ब बनाने के बेहद करीब पहुंच गया है। अमेरिकी सरकार कह रही है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने लायक यूरेनियम संवर्धन से कुछ ही हफ्तों की दूरी पर हो सकता है। दूसरी तरफ अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में चीन पर आरोप लगाया जा रहा है कि चीन की कंपनियां चोरी छिपे ईरान को हथियार, तकनीक और आर्थिक सहारा दे रही हैं। अमेरिकी रिपोर्ट्स कह रही हैं कि चीन का एक गुप्त तेल नेटवर्क है, जो आज भी ईरान को अरबों डॉलर पहुंचा रहा है। उधर अब पुतिन भी बहुत जल्द चीन जाने वाले हैं। सवाल यह कि क्या दुनिया अब एक नए वैश्विक शक्ति संघर्ष की तरफ बढ़ चुकी है? अब अमेरिका की ही खुफिया रिपोर्ट कह रही है कि ईरान के परमाणु केंद्र लगातार एक्टिव थे। अब अमेरिका खुलकर कह रहा है कि ईरान डराने वाली हद तक परमाणु हथियार क्षमता के बेहद करीब पहुंच चुका है। अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने चेतावनी दी है कि ईरान कुछ ही हफ्तों की दूरी पर हो सकता है। क्योंकि उपराष्ट्रपति जेरी वैंस ने एक इंटरव्यू में खुद कहा है कि अगर ईरान परमाणु हथियार हासिल करता है तो पूरे क्षेत्र में हथियारों की दौड़ शुरू हो सकती है। राष्ट्रपति ट्रंप के पास कूटनीतिक और सैन्य दोनों विकल्प मौजूद हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली है कि चीनी कंपनियों ने गुप्त तरीके से ईरान को हथियार सप्लाई करने पर चर्चा की। रिपोर्ट में दावा किया गया कि तीसरे देशों के जरिए हथियार भेजने की योजना बनाई गई ताकि सीधे चीन का नाम सामने न आए। अमेरिकी एजेंसियों का यह भी दावा है कि चीन ईरान को मैन पैड्स जैसे पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम देने पर विचार कर चुका है। यही नहीं, ड्रोन और मिसाइल कार्यक्रम में इस्तेमाल होने वाली ड्यूअल यूज टेक्नोलॉजी और सैटेलाइट सपोर्ट भी पहले से दिए जाने के आरोप हैं।
और नई अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की पहाड़ियों के नीचे अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टनल में सेंट्रीफ्यूज लगातार घूम रहे हैं और इससे अब परमाणु विस्फोट का काउंटडाउन शुरू होने का खतरा है। सबसे पहले समझिए 2015 का JCPOA समझौता। अमेरिका और ईरान के बीच हुई इस डील के तहत ईरान को सिर्फ 3.67% तक यूरेनियम संवर्धन की अनुमति थी, यानी सिर्फ उतना ही संवर्धन जितने से बिजली बनाई जा सके। लेकिन 2019 में ईरान ने यूरेनियम संवर्धन 20% के स्तर तक पहुंचा दिया। फिर अमेरिकी रिपोर्ट में पता चला कि ईरान 60% तक यूरेनियम संवर्धन कर चुका है और अब दावा किया जा रहा है कि ईरान में करीब 1000 पाउंड संवर्धित सामग्री हो सकती है। सबसे बड़ा डर 90% यानी हथियार ग्रेड स्तर तक यूरेनियम संवर्धन का है, जहां से परमाणु बम बनाने का रास्ता खुल जाएगा। अगर ईरान इस सीमा तक पहुंचता है तो मध्य पूर्व की ताकत का संतुलन पूरी तरह बदल जाएगा और दुनिया के सामने परमाणु शक्ति संपन्न ईरान होगा। CNN और ईरान इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स ने अमेरिकी प्रतिबंधों की पूरी रणनीति को बेकार बना दिया है। दावा है कि चीन में पिछले कुछ सालों से एक छिपा हुआ तेल नेटवर्क चल रहा है जो ईरान को लगातार अरबों डॉलर पहुंचा रहा है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान तक मोटी रकम पहुंचाने का पूरा काम चीन की एक छोटी सी रिफाइनरी से हो रहा है। चीन के इस रिफाइनरी का नाम है टी पॉट रिफाइनरी। ये एक ऐसी रिफाइनरी है जो पश्चिम के वित्तीय सिस्टम से बहुत कम जुड़ी है, इसलिए इस पर अमेरिकी प्रतिबंधों का असर भी नहीं होता। लेकिन यहां से ईरान की अर्थव्यवस्था चल रही है। अमेरिकी और पश्चिमी रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन प्रतिदिन लगभग 14 से 18 लाख बैरल तेल ईरान से खरीद रहा है। दावा यह भी है कि ईरान के कुल तेल निर्यात का लगभग 90% हिस्सा चीन तक पहुंचता है। और अब समझिए कि आखिर अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद चीन के खुफिया तेल तंत्र से ईरान की अर्थव्यवस्था चल कैसे रही है। यह तेल तंत्र शुरू होता है चीन के शानडोंग प्रांत से, जहां मौजूद है टी पॉट रिफाइनरी का नेटवर्क। यहां से पाइपलाइन किंग दाओ बंदरगाह तक जाती है और यहां से शैडो फ्लीट के जरिए खेल शुरू हो जाता है। चीन के बंदरगाह से शैडो फ्लीट के जहाज चलते हैं। रास्ते में जहाजों के नाम बार बार बदले जाते हैं, रडार सिग्नल बंद कर दिए जाते हैं और समुद्र में पूरा ट्रैक गायब हो जाता है। दक्षिण चीन सागर से निकलकर ये शैडो फ्लीट के जहाज मलाक्का स्ट्रेट तक पहुंचते हैं। मलाक्का स्ट्रेट के आसपास कई बार समुद्र के बीच ही जहाज से जहाज में हथियार, करेंसी और बाकी सामान ट्रांसफर कर दिया जाता है, यानी जहाज बदल जाते हैं। इसके बाद बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, ओमान की खाड़ी, फिर होर्मुज स्ट्रेट पार करते हुए ये जहाज ईरान तक पहुंचते हैं। समुद्र के बीच गुप्त तरीके से तेल और हथियारों की अदला बदली होती है। जहाजों के कागजी रिकॉर्ड फिर बदले जाते हैं। इस तरह प्रतिबंधों के बावजूद चीन तक तेल पहुंचता रहता है। अमेरिकी रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन प्रतिदिन 14 से 18 लाख बैरल तक ईरानी तेल खरीद रहा है और ईरान के कुल तेल निर्यात का लगभग 90% हिस्सा चीन तक पहुंच रहा है। यानी चीन की यह तेल लाइफलाइन ही ईरान को आर्थिक और रणनीतिक ताकत दे रही है। और ईरान पर फिर बारूद बरसाने और होर्मुज को जबरन खुलवाने का मिशन कभी भी शुरू हो सकता है। ट्रंप के चीन दौरे के खत्म होते ही मिशन ईरान की शुरुआत हो सकती है। इस बार अमेरिका ही नहीं, कई और नेटो देश ईरान को सबक सिखाने की तैयारी में। ऐसे में वॉर एक्सपर्ट मान रहे हैं कि होर्मुज को बचाने के लिए ईरान किसी भी हद तक जा सकता है। चेतावनी दी जा रही कि ईरान डर्टी बॉम्ब से तबाही मचाकर होर्मुज अभियान को नाकाम करने का प्रयास कर सकता है। की बौखलाहट में ईरान डर्टी बम का इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिका को ईरान पर बड़े हमले से परहेज करना चाहिए। डर्टी बम से ईरान फारस की खाड़ी को जहरीला बना सकता है। ईरान के लिए सबसे अहम होर्मुज पर कंट्रोल रखना है, लेकिन अमेरिका बहुत बड़ा अभियान शुरू करने वाला है। नेटो देश भी ईरान के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। अब डर्टी बॉम्ब का मतलब समझिए। इसे रेडियोलॉजिकल डिस्पर्सल डिवाइस कहा जाता है। इसे बनाने के लिए विस्फोटक और यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। इसके लिए बहुत अधिक संवर्धित किया हुआ यूरेनियम नहीं चाहिए। किसी भी रेडियो एक्टिव मटीरियल से इसे बनाया जा सकता है। यही वजह है कि डर्टी बॉम्ब से परमाणु बम जैसी तबाही नहीं होती, लेकिन यह वातावरण में रेडिएशन फैलाता है जिससे लंबे समय तक इंसानों को नुकसान होता है। माना जा रहा है कि ईरान होर्मुज की जंग में समुद्र में डर्टी बॉम्ब गिरा सकता है। रेडिएशन फैलने से समुद्र का पानी दूषित हो जाएगा। समुद्र के पानी में रेडियो एक्टिव मटेरियल मिलने की वजह से पानी जहरीला हो जाएगा और अरब में पानी का जबरदस्त संकट हो जाएगा, क्योंकि समुद्र के पानी को साफ करके ही पीने का पानी बनाया जाता है। ईरान पहले भी घातक हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दे चुका है। ईरान कल्पना से भी बड़े हमले करने की चेतावनी देता रहा है। ईरान में यूरेनियम भंडार होने की वजह से डर्टी बम बनाने का अंदेशा जताया जा रहा है। ईरान डीसैलिनेशन प्लांट को लेकर धमकी देता रहा है। डर्टी बम से ईरान अरब देशों से इंतकाम ले सकता है।
ईरान गंभीर संकट बनाकर हॉर्मुज अभियान रुकवाने की कोशिश कर सकता है। ईरान पर दबाव बढ़ा है तो वही ट्रंप चीन में है और इसका असर हॉर्मुज में देखा गया। हॉर्मुज का सन्नाटा कई दिन बाद टूटा है। रिपोर्ट है कि चीन का एक सुपर टैंकर हॉर्मुज पार कर गया है। वही पनामा के झंडे वाला जापान का टैंकर भी हॉर्मुज पार कर गया। ईरान ने टैंकर पर हमला नहीं किया। हालांकि नेवल ब्लॉकेट भी है, इसलिए माना जा रहा है कि यूएस से भी चीन और जापान के टैंकर को इजाजत मिली होगी। ईरान पर दबाव की वजह समुद्र में बढ़ती तैनाती है। ब्रिटेन का HMS ड्रैगन युद्धपोत पहले से इस इलाके में मौजूद है। इसके अलावा फ्रांस का चार्ल्स डी गॉल एयरक्राफ्ट कैरियर भी हॉर्मुज तक जाने को तैयार है। अब इटली भी इसमें शामिल हो गया है। इटली ने 2 माइन स्वीपर शिप यानी समुद्र से माइंस हटाने वाले युद्धपोत को भेजा है। बाबल मंदेब भी हॉर्मुज की तरह ही बेहद सकरा रास्ता है और तेल सप्लाई रूट के लिए बेहद अहम है। ये जलमार्ग यमन और जिबूती के बीच लगभग 26 किलोमीटर चौड़ा है और लाल सागर के दक्षिणी प्रवेश द्वार पर मौजूद है। और रूस ने यूक्रेन पर विध्वंसक ड्रोन अटैक किया है। यह हमला 24 घंटे में अब तक का सबसे बड़ा हमला कहा जा रहा है। पहली बार रूस ने एक दिन में 800 से ज्यादा ड्रोन यूक्रेनी इलाकों पर बरसाए। यह महज बमबारी नहीं बल्कि रूस की ताकत का वो संदेश है जिससे पुतिन कई मकसद साधना चाहते हैं। रूस ने भीषण हमले से यूक्रेन के एयर डिफेंस सिस्टम को ओवरलोड करके उसे थका देने की स्ट्रैटेजी इस्तेमाल की है। इतने बड़े पैमाने पर ड्रोन हमले रोकने के लिए यूक्रेन को डिफेंस सिस्टम की ज्यादा मिसाइलें खर्च करनी पड़ेंगी। कीव के पास पहले से पैट्रियट और मैसम्स मिसाइलों की कमी है। रूस ने पहले ही साफ कर दिया है, जब तक यूक्रेन पूर्वी हिस्से में कब्जे वाले क्षेत्र से अपनी सेना को पीछे नहीं हटाता तब तक सीज फायर और वार्ता का कोई मतलब नहीं है। यानी रूस चाहता है कि पहले यूक्रेन जमीन पर सरेंडर करे और उसके बाद शांति वार्ता शुरू की जाए। रूस आमतौर पर रात में बड़े ड्रोन हमले करता है, लेकिन इस बार दिन में कामकाजी घंटों के दौरान किए गए हमले से रूस लोगों के मन में दहशत बढ़ाना चाहता है, जो कीव पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का तरीका है। यूक्रेन पर यह हमला नेटो और पश्चिमी देशों को एक सीधा संदेश है कि रूसी ड्रोन पावर पहले से ज्यादा एडवांस्ड हो चुकी है। यूक्रेन को कितने भी हथियार दिए जाएं, वो रूस की ताकत का मुकाबला नहीं कर सकते। यूक्रेनी वायुसेना के मुताबिक यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम ने 710 रूसी ड्रोन को मार गिराया। दिन में रूस ने करीब 753 ड्रोन हमले किए, रात में 139 ड्रोन दागे। यूक्रेन पर एक ही दिन में 892 से ज्यादा ड्रोन से विध्वंसक ड्रोन हमले किए गए। सेंट्रल यूक्रेन, पश्चिमी और दक्षिणी यूक्रेनी इलाकों में भीषण विस्फोट हुए। कीव, लवीव और ओडेसा के इलाके रूसी सेना के टारगेट पर थे। यूक्रेन ने अपनी सीमा से 1675 किलोमीटर दूर रूस के गैस प्रोसेसिंग प्लांट पर ड्रोन हमला कर भारी नुकसान पहुंचाया। कैस्पियन सागर के पास अस्त्राखान गैस प्रोसेसिंग प्लांट रूसी ऊर्जा सेक्टर का बड़ा केंद्र है। रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक क्रीमिया और आजोव सागर के ऊपर यूक्रेन के 286 ड्रोन नष्ट कर दिए गए। और ईरान के खिलाफ अमेरिका के युद्ध ने पूरे अरब क्षेत्र के समीकरण बदल दिए। इस क्षेत्र में अब एक ऐसा गठबंधन आकार ले रहा है जिसमें इजराइल को मित्र के रूप में जगह मिल रही है, और यह हुआ है सिर्फ ईरान के जवाबी हमलों की वजह से। यानी एक तरफ तो अरब देशों ने ईरान पर हुए हमलों की निंदा नहीं की, और जब उनकी जमीन पर बारूद बरसा तो ईरान को रोकने के लिए नई कूटनीतिक और रणनीतिक जमीन तैयार होने लगी, जिसके केंद्र में ईरान तो है ही, साथ ही ईरान के प्रॉक्सी भी है। लेकिन प्रॉक्सी क्यों? इस सवाल का जवाब आप इस रिपोर्ट में देखिए। तो क्या मुश्तबा खामनेई ने अरब देशों के खिलाफ छल युद्ध छेड़ा था? अगर छेड़ा था तो फिर अरब देशों ने कैसे दिया इसका जवाब? दरअसल युद्ध के दौरान इजराइल और खाड़ी देशों पर ईरान मिसाइल बरसा रहा था। उसी समय पर्दे के पीछे एक ऐतिहासिक गठबंधन आकार ले रहा था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध के चरम पर यूएई पहुंच गए। दावा है कि 26 मार्च को नेतन्याहू और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद ने ओमान सीमा के पास अल ऐन शहर में मुलाकात की। उन्होंने ही यह भी सार्वजनिक किया कि यात्रा में मोसाद चीफ डेविड बार्निया और शिन बेत के प्रमुख डेविड जिनी भी शामिल थे। खबर यह है कि ईरान युद्ध के दौरान सऊदी अरब के लड़ाकू विमानों ने उत्तरी इराक की सीमा लांघी और ईरान समर्थित मिलिशिया के ठिकानों पर भीषण बमबारी की। वहीं कुवैत ने भी दक्षिणी इराक में कतैब हिजबुल्लाह के ड्रोन और कम्युनिकेशन नेटवर्क को उड़ा दिया, जबकि यूएई ने ईरान के लावन द्वीप की रिफाइनरी पर सीधा हमला किया। इस कार्रवाई के तहत कतर में IRGC से जुड़े 2 लोगों के साथ 10 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं। ठीक ऐसे ही ईरान समर्थित 3 स्लीपर सेल बहरीन से भी गिरफ्तार किए गए हैं।
कुवैत में भी 3 स्लीपर सेल समेत घुसपैठ करने वाले 4 IRGC के नौसैनिक गिरफ्तार किए गए हैं। और लेबनान में इजराइल के लगातार हमलों के बावजूद हिजबुल्लाह ने हार नहीं मानी। मौका मिलते ही हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले कर रहा है। भारी बमबारी के बीच बुधवार को इजराइल में ड्रोन और रॉकेट से हमले किए गए। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि हमले में इजरायली सेना के 2 टैंक क्षतिग्रस्त हो गए। इसके बाद जवाबी एक्शन में हिजबुल्लाह के कई लड़ाके मारे गए। लड़ाकों से भरी एक गाड़ी को आईडीएफ ने नष्ट कर दिया। इजराइल में 8 ड्रोन से हमले की खबर है। हिजबुल्लाह ने 5 मिसाइलों से भी प्रहार किया। लेबनान की सरकार के मुताबिक 2 मार्च से अब तक 2896 लोगों की मौत हो चुकी है। मरने वालों में 200 बच्चे भी शामिल हैं। 8824 लोग जख्मी भी हुए हैं। ऑपरेशन की शुरुआत के बाद से आईडीएफ ने 400 से अधिक हिज़्ब लड़ाकों को मारने का दावा किया है। 1000 से अधिक हथियार भी जब्त किए गए हैं।